सर्वे भवन्तु सुखिनः। प्यारे सहपाठियों, आज इस सीरीज़ में हम लोग इतिहास के इस सीरीज़ में आगे के अब ऐसे टॉपिक को देखने वाले हैं जो एक अहम रोल प्ले करता है हम लोगों के एग्ज़ाम्स में। अभी तक हम लोगों ने जो ऐतिहासिक स्रोत देखा था उसमें धार्मिक चीज़ों के बारे में जाना था। अब हम लोग मॉडर्न की तरफ मूव करेंगे, यानी जो ASI के द्वारा प्राप्त होता है। मॉडर्न इतिहास की नहीं, ये भी प्री हिस्ट्री ही है, लेकिन यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात करेंगे हम लोग, यानी कैसे ASI ने टेक्नोलॉजी का हेल्प लेकर के ये बताया कि ये कब की बात है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। पुरातात्विक साक्ष्य में बात करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत अभिलेख आते हैं, सिक्कों को शामिल कर किया जाता है, स्मारकों को, भवनों को, मूर्तियों को, चित्रकलाओं को, मृदु भांडों का, और इन सब का अध्ययन करना ही क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य के स्रोत हैं। वहीं अभिलेख की बात करें अगर हम लोग, तो सर्वाधिक अभिलेख जो हैं, प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगजग कोई से मिला है। तो बोगजग कोई से सबसे ज़्यादा अभिलेख मिले हम लोग को, और इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र और नसत्य नामक वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। तो इन देवताओं के नाम किसे मिलते हैं? बोगजग कोई अभिलेख में, और ये सबसे प्राचीन अभिलेख है। मौर्य सम्राट अशोक के अनेक अभिलेख देश के विभिन्न भागों में मिलते हैं, जिनमें उनके साम्राज्य की सीमा, धर्म, शासन नीति पर प्रकाश पड़ता मिलता है हम लोग को। जैसे अशोक ने कलिंग युद्ध किया, उसके बाद धर्म की नीति अपनाई, उन्होंने विदिशा में सांची स्तूप स्थापित किया, आदि बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये क्या हम लोग बताती हैं कि उस समय का कैसा प्रशासन रहा था इन लोगों का, इन सब के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। उदयगिरी से प्राप्त हाथी गुम्फा अभिलेख है, और इससे कलिंग नरेश खारवेल की उपलब्धियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। यह अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखित एवं स्वयं खारवेल का है। तो खारवेल नरेश कहाँ के थे? कलिंग नरेश। कलिंग कहाँ है? अभी वर्तमान उड़ीसा में है। वहाँ के बारे में हाथी गुम्फा अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। शक क्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से भी हम लोग को जानकारी मिलती है। इस समय शक शासक थे रुद्रदामन, और उनके संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है हम लोगों को इस अभिलेख से। पुलुमावी के नासिक गुहा अभिलेख से उनकी धार्मिक सहिष्णुता और उनकी संस्कृति के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। तो पुलुमावी के नासिक गुहा अभिलेख से जो चीज़ें प्राप्त होती हैं उससे हम लोगों को रुद्रदामन के बारे में जानकारी मिलती है। और समुद्रगुप्त की बात करें हम लोग, नेपोलियन है ना, भारत का नेपोलियन, तो इस समय प्रयाग स्तंभ लेख से समुद्रगुप्त के दिग्विजय तथा विजित राजाओं के साथ उनकी नीतियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। इन्होंने दिग्विजय होने का कैसे गौरवपूर्ण कार्य किया, इसकी जानकारी हम लोग को मिलती है प्रयाग स्तंभ लेख से। फिर बात करते हैं हम लोग ऐहोल अभिलेख की। तो ऐहोल अभिलेख से चालुक्य नरेश, पुलकेशिन द्वितीय तथा हर्षवर्धन के मध्य जो युद्ध हुआ था उसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो ऐहोल अभिलेख इम्पोर्टेंट है। वहीं ग्वालियर अभिलेख के माध्यम से गुर्जर प्रतिहार शासकों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पे यवन राजदूत आते हैं हेलियोडोरस, और वे विदिशा यानी बेसनगर से जो गरुड़ स्तंभ अभिलेख प्राप्त होता है उससे भागवत धर्म संबंधित ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ग्वालियर अभिलेख इतना इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश में है ग्वालियर। यहाँ से गुर्जर प्रतिहार शासक जो थे उनके बीच कन्फ्लिक्शन था, उस बात की जानकारी हम लोग को यहाँ से मिलती है। और वहीं उसी समय आते हैं विदिशा में हेलियोडोरस आते हैं, और उन्होंने इस धर्म से संबंधित बातें इसमें दिखाई हैं। मध्य प्रदेश की ही है वराह प्रतिमा
से प्राप्त हुआ है। हुनराज तोड़मल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो एरर अभिलेख याद रखेंगे, मध्य प्रदेश के बराह प्रतिमा से हुनराज तोड़मल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेखों में जो प्रयुक्त लिपियाँ इस्तेमाल होती हैं उसके बारे में बात करें तो पहला है प्राकृत लिपि। प्राकृत लिपि जो है ये आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में ही हम लोग को मिलते हैं। तो प्राकृत भाषा याद रखना है कि जो भी आरंभिक अभिलेख मिलते हैं हम लोगों को, अशोक के हों या जो भी, वो सभी प्राकृत भाषा में मिलते हैं। वहीं ब्राह्मी लिपि की बात करें हम लोग तो ब्राह्मी लिपि अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं और यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। यानी जैसे ये क्या है, LHS है, ये RHS है। हिंदी में कहें तो दायां और ये बायां, है ना। तो ये बाएं से दाहिने की तरफ लिखी जाती थी। वहीं अरमाई की बात करेंगे हम लोग, खरोष्टी लिपि की बात करें, अरमाई की बात करें तो उनके लेखन शैली की बात करेंगे हम लोग। खरोष्टी लिपि अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में है जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अब ये इधर से इधर आती थी। ये क्या है हम लोग का, दायां, ये बायां। तो ये इधर से इधर चल के आती थी, दाएं से बाएं। कौन सी लिपि, खरोष्टी लिपि। वहीं यूनानी और अरमाइक लिपियों की बात करें हम लोग तो यूनानी एवं अरमाइक लिपि पाकिस्तान एवं अफ़गानिस्तान में अशोक के शिलालेख इन लिपियों का प्रयोग हुआ है। तो जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से अशोक के, उसमें अरमाइक लिपि और यूनानी लिपियों का इस्तेमाल हुआ है। आगे हम बात करते हैं कुछ शब्दावलियों के बारे में। जैसे आर्कियोलॉजी क्या होता है, जो लेख, मुहर, प्रशस्त स्तंभ, स्तूपों, चट्टानों और ताम पत्रों पर मिलते हैं उन्हें अभिलेख कहते हैं। और आर्कियोलॉजी जो है इनके स्टडी को कहा जाता है। वहीं एपिग्राफी की बात करें तो अभिलेख के अध्ययन का एक पूरा लेखाशास्त्र एपिग्राफी कहलाता है। तो अभिलेख की जो अध्ययन है उसको एपिग्राफी कहते हैं। तो वहीं पेलियोग्राफी किसे कहते हैं तो अभिलेख तथा दूसरे प्राचीन दस्तावेजों के प्राचीन तिथि के अध्ययन को पेलियोग्राफी कहते हैं, यानी पूरा लिपि शास्त्र कहते हैं। इसके बाद न्यूमिस्टिक्स किसे कहते हैं, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र यानी न्यूमिस्टिक्स कहते हैं। मेगालिथिक की बात करें तो दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन एवं अन्य वस्तुएं भी कब्र में दफना देते थे। इसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे। ऐसे स्मारक को ही प्रायः मेगालिथ या महापाषाणकार कहते हैं। वहीं पाषाण काल के बाद हम लोग देखते हैं प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाए गए वस्तुओं, निर्मित मंदिरों, भवनों के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। इसका अध्ययन करने वाला पुरातत्ववेत्ता कहलाता है। आगे देखते हैं हम लोग अशोक के शिलालेख के बारे में। तो इसकी भाषा, लिपि और विशेषता की बात करेंगे। प्राकृत भाषा, इसकी लिपि जो है ब्राह्मणी लिपि है और संपूर्ण भारत में मिलती है। इसकी विशेषता क्या है कि ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। यानी जैसे हम लोग अभी लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा अपना नाम, मैंने अपना नाम लिखा यहाँ पे तुलसी, तो ये दाएं से बाएं लिखी गई है ना, तो ऐसे है। यूनानी जो है इसमें खरोष्टी यानी यूनानी लिपि का प्रयोग होता है। ये पश्चिमोत्तर भारत दाएं से बाएं लिखी जाती है। पश्चिमोत्तर भारत में ये पाए जाते हैं और दाएं से बाएं ये उल्टा ऐसे लिखी जाती है, जैसे उर्दू में लिखा मैंने ऐसे, ये उल्टी लिखी जाती है। पश्चिमोत्तर भारत और अफ़गानिस्तान में
ये मिलती हैं। वहीं अरमाइक लिपि की बात करें, अरमाइक भाषा की बात करें तो इसकी लिपि जो है अरमाइक ही है। पश्चिमोत्तर भारत और अफगानिस्तान में ये है। प्राकृत उन भाषाओं को कहा जाता है जो जन सामान्य की भाषाएं होती थी। तो ये हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो ये थी भाषाएं और उनकी होने वाली लिपि। जैसे हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। वहीं अंग्रेजी की रोमन। तो वैसे आप लोग समझ सकते हैं प्राकृत की भाषा, प्राकृत भाषा की लिपि ब्राह्मणी। यूनानी भाषा की लेखक लिपि खरोष्टी या यूनानी। अरमाइक की अरमाइकी है। यहाँ भाषा और लिपि में अंतर क्या है उस बात को आप लोग समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। जिन अक्षरों का प्रयोग किसी भाषा को लिखने में किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। जैसे मैं लिखूं अलिफ, है ना, लिखा मैंने इसे, तो ये सभी इस्तेमाल होने वाले हैं अरबिक उर्दू में होने वाले इस्तेमाल होने हैं। तो ये उर्दू के फ़ारसी जो लिपि है उसको कहते हैं। वहीं हिंदी में मैंने लिखा कुछ राम, तो ये जो सिंबल्स है ये सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं देवनागरी भाषा में। जबकि अंग्रेज़ी भाषा में लिखने के लिए क्या होता है, रोमन लिपि का इस्तेमाल होता है। भारत में प्रत्येक मुख्य भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है, जबकि यूरोप के विभिन्न भाषाओं जैसे अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, जर्मन, इटालियन को लिखने में एक ही लिपि का प्रयोग होता है। तो लिपि का वेरिएशन कहाँ है, इंडिया में। दूसरे कंट्रीज़ में इसमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। अब हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण मुद्रा विवरण और ज्ञान। जहाज के चित्रयुक्त सिक्के जो हैं ये किसके समय में इस्तेमाल हुए हैं, यज्ञश्री शासक। तो यज्ञश्री शासक सातकर्णी के समय में इस्तेमाल हुए हैं। वहीं धर्मचक्र युक्त कांस्य मुद्रा मिनांडर के समय इस्तेमाल हुए हैं। जबकि भारत में प्रथम स्वर्ण सिक्के जो है विम कर्फिसस ने जारी किया था। शिव, स्कंद, विष्णु आकृति युक्त जो सिक्के हैं वो हुविस्क शासक ने इसको चलाया था। वहीं बीड़ा बजाते हुए चित्रित राजा के सिक्के जो हैं वो समुद्रगुप्त ने इसको जारी किया था। मयूर आकृति वाले सिक्के जो हैं कुमारगुप्त ने। वहीं बैल आकृति शैव सिक्के स्कंदगुप्त ने। मयूर पर सवार कार्तिकेय स्कंद सिक्के कुमारगुप्त प्रथम। यानी ये कार्तिकेय जो हैं भगवान कार्तिकेय के बारे में बात की जा रही है। कालिया व लक्ष्मी अंकित सिक्के जो हैं मोहम्मद गोरी ने जारी किए थे। वही टकसाल अंकित सिक्के जो हैं इल्तुतमिश ने जारी करवाया था। सूर्य चंद्रमा अंकित सिक्के जो हैं अकबर ने जारी करवाए थे। वहीं राम व सीता अंकित सिक्के जो हैं अकबर ने ही जारी करवाया था। और अकबर ने बाज व तिथि अंकित स्वर्ण सिक्के भी जारी करवाई थी। आना अंकित सिक्के जो है शाहजहां ने करवाया था। हाथ में शराब अंकित सिक्के जहांगीर ने। और हिंदू देवी देवता व हिंदू संवत अंकित सिक्के टीपू सुल्तान ने। जो जैसा होता है वो वही कार्य करता है। तो जहांगीर शराबी था, है ना, तो इसने शराब से संबंधित सिक्के जारी करवाए थे। आना सिक्के शाहजहां ने याद कैसे करते हैं, तो ये रिक्वेस्ट करते हैं किससे, अपनी बेगम साहिबा से कि प्रियवर, हे प्रिय, मैं तुम्हारे लिए ये ताजमहल बनवाया हूँ, प्लीज़ तुम यहाँ आना। तो आना सिक्के ताजमहल से संबंधित अपनी प्रियतमा के लिए शाहजहां ने। और अकबर तो धार्मिक व्यक्ति थे, इन्होंने स्वर्ण बाज सिक्के, राम सीता अंकित सिक्के और सूर्य चंद्रमा अंकित सिक्के करवाए थे। इसके बाद देखते हैं प्रमुख अभिलेख हुआ शासक के बारे में। अभिलेख है, यहाँ पे शासक का नाम दिया है हाथीगुम्बा अभिलेख, ये कलिंग राजा खारवेल ने। जुन्नागढ़ अभिलेख रुद्रदामन ने। नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र वल्लभ शास्त्री ने। वहीं प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भित्री व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। तो ये सभी हम लोग के पास आज जानकारी मिली है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथीगुम्बा अभिलेख में मिलता है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं।
अगले क्लास में मिलते हैं एक नए जोश और नए एनर्जी के साथ।